आगे आप सभी सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। कैसे हो आप सब? आवाज़ आ रही है आप सभी को एकदम अच्छे से, एकदम मज़े में? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो शुरुआत आज की क्लास की ना सीधा इस कॉन्सेप्ट के साथ करते हैं कि भैया रिलेटिव स्पीड कि जब भी आप रिलेटिव स्पीड निकालते हो ना, वहाँ पे स्ट्रीम स्पीड ना कोई भी इम्पैक्ट नहीं डालती। स्ट्रीम स्पीड, effect of stream speed effect of stream speed is null when relative speed is being calculated. काफी क्रिएटिव चीज है ये, ठीक है। ये मुझे किसी किताब में भी नहीं मिला कभी, मतलब एक्सपेरिमेंटली ये चीज नोटिस करी मैंने, ठीक है, कि स्ट्रीम स्पीड का इफेक्ट वहां पे जीरो हो जाता है। जैसे कि मान लो रिलेटिव स्पीड में ना 3-4 केसेस बनते हैं। एक केस तो बना कि भाई दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक केस बना दोनों बॉडीज अपोजिट, दोनों बॉडीज इस तरफ सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक केस बनता है कि ये दोनों इस तरीके से एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और एक केस बनता है ये दोनों से अवे जा रही हैं। यही 4 केस बनते हैं, यही 4 केस बनते हैं। मान लो इस वाले की स्पीड है v1, इसकी स्पीड क्या है v1, इसकी स्पीड है v1, इसकी स्पीड है v1, और दूसरे वाले की स्पीड क्या है? दूसरे वाले की स्पीड मान लो अब v2, 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 v2। सबके लिए एक बार ना एक कांस्टेंट चीज कर देता हूं मैं, धारा की डायरेक्शन ना, मान लो कि धारा जो है ना सभी चारों केसेस में इस तरफ बह रही है, ठीक है। धारा इस तरफ बह रही है सभी के लिए, ठीक है। धारा की मूवमेंट इस तरफ हो रही है सभी के लिए। तो आप नोटिस करोगे ना, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? v1 प्लस एस, v1 प्लस एस, इसकी v2 प्लस एस। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? अगेंस्ट जा रहा है तो v1 माइनस एस, v2 माइनस एस, ठीक बात है। इधर देखोगे ना तो ये एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, तो v1 प्लस एस, और इसकी हो जाएगी v2 माइनस एस, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और इसकी स्पीड देखोगे तो क्या हो जाएगी? v1 अगेंस्ट जा रहा है, ये माइनस एस, और ये हो जाएगी v2 प्लस एस, क्योंकि ये डायरेक्शन सेम रख रहा है, ठीक है। रिलेटिव स्पीड कहती है जब दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो क्या होता है? स्पीड सबट्रैक्ट हो जाती है। v1 प्लस एस में से v2 प्लस एस सबट्रैक्ट करोगे तो s से s कट जाएगा, v1 माइनस v2 आ जाएगी रिलेटिव स्पीड। दोनों अगेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सबट्रैक्ट होगी स्पीड, सबट्रैक्ट करोगे तो फिर से s कट जाएगा, और s कटते ही आपके पास क्या आ जाएगा भैया? s कटते ही रिलेटिव स्पीड आ गई v1 माइनस v2। अब ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में जो जब दो लोग जाते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है? इन दोनों का सम। जब इन दोनों का सम करोगे, ये प्लस एस है, ये माइनस एस है, आपस में कट जाएगा, v1 प्लस v2 ही आ जाएगी वैल्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी दोनों जा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में, ऑपोजिट डायरेक्शंस में, तो फिर जुड़ेगी, इन दोनों को जोड़ोगे, एक प्लस एस एक माइनस एस, ही कट जाएगा, ठीक है। तो इधर से भी v1 प्लस v2 आ जाएगी। और जरूरी नहीं है कि डायरेक्शन इस तरफ हो स्ट्रीम की तभी ऐसा पॉसिबल है। स्ट्रीम अगर इस तरफ भी बह रही होगी ना तब भी ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। सो आप देख रहे हो यहां पे भी इफेक्ट जीरो हो गया, एस गायब हो गया। देखो इधर भी एस गायब हो गया, इधर भी एस गायब हो गया, और इधर भी एस गायब हो गया। क्या बोलती है पब्लिक? क्लियर है बाबा? समझ आ गई बात मेरी? बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा था जो मैंने आपको अभी समझाया है। और आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके जो 2 कोर्सेज आ रहे हैं अभी, अपकमिंग कोर्स हैं,
एक आ रहा है बिल्कुल फाउंडेशन टू हाई लेवल कोर्स, एक आ रहा है बिल्कुल फाउंडेशन टू हाई लेवल कोर्स। ठीक है, इसकी डेट में भी चेंज हो सकती है, मैं आपको अपडेट दूंगा अभी, बट ये आ रहा है एक हफ्ते के अंदर अंदर, फाउंडेशन टू हाई लेवल कोर्स। कोशिश मेरी यही है चेंज ना ही हो डेट। और एक आ रहा है मेरा मेंस का कोर्स, मज़ेदार वाला मेंस का कोर्स आ रहा है अनअकैडमी पर। ठीक है, सो ये दो कोर्सेज आ रहे हैं मेरे अभी अपकमिंग कोर्सेज हैं, एक बिल्कुल फाउंडेशन टू हाई लेवल, बिल्कुल बेसिक टू हाई, और एक मेंस का। ठीक है, चलो अभी शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल के लिए तैयार हैं? पहला सवाल आप सभी के सामने ये रहा। ऐसा मिलता जुलता सवाल आपके SBI PO मेंस में आया था, ऐसा मिलता जुलता सवाल आपके SBI PO मेंस में आया था। जरा निकालने की कोशिश करो इसमें क्या चल रहा है। सर V1 V2 है तो S1 S2 क्यों नहीं? सभी सेम स्ट्रीम में चल रहे हैं ना, एक ही पानी में बह रहे हैं अमित राज, वो एक ही पानी में बह रहे हैं सारे के सारे, सब एक ही पानी में बह रहे हैं। सब एक ही पानी में। अब ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आया था, क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, और इवन मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया भी था आपको, मैंने यूट्यूब पे आपको उसका वो क्वेश्चन करके भी दिखाया था जिसमें मैंने बोला था प्रोबेबिलिटी एंड नंबर सीरीज को मिक्स करके एग्जामिनर ने पूछा। और कुछ वैसा ही एक क्वेश्चन अभी आपके सामने लेके आया हूं मैं, वो नहीं है, ये अलग क्वेश्चन है, थोड़ा हटके सवाल है, जरा इसको नोटिस करो कि क्या दिया हुआ है इसके अंदर। आपको कहता है सीरीज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक पैटर्न इज गिवन। ये एक सीरीज है जिसके अंदर कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है आप निकाल नहीं सकते। कारण क्या है? पैटर्न फॉलो होता आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वेरिएबल्स भरे हुए हैं, नहीं निकलेगा। ठीक है, उसके बाद कहता है उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, हाँ जी बिल्कुल हैं, वेरिएबल्स हैं, P और Q वेरिएबल्स हैं जी बिल्कुल। और उसके बाद नेक्स्ट रो में कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स आउट ऑफ टोटल टर्म्स इज गिवन। ठीक है, एक टर्म को पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो ये बता रहा है। भैया कितनी टर्म्स हैं, कितनी टर्म्स हैं आपके पास? कुल मिला के 7 टर्म्स है, 7 टर्म्स है। इन 7 टर्म्स में से टोटल देखो, एक सिंपल सी बात है, मान लो यहां पे टोटल 7 टर्म्स है, किसी 7 टर्म्स में से किसी एक टर्म को पिक करने की कितने वेज होंगे? 7C1, यानी कि डिनोमिनेटर में आएगा 7, और ऊपर जो आएगा वो क्या आएगा भाई? वो टर्म कितनी बार है ये आएगा। अब यहां पे 7 टर्म्स है, अगर वो टर्म केवल एक बार हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके वेज क्या होंगे? 1C1, यानी कि 1/7, मतलब वो टर्म केवल एक बार होगी। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे प्रोबेबिलिटी 1/7 है, यहां पे प्रोबेबिलिटी 1/7 है, इधर भी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, इधर भी प्रोबेबिलिटी 1/7 है, और इधर भी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो टर्म है Q+1, एक टर्म जो है 3P-4, एक है P² - 2³, एक है 4.5P² - 35, और एक 2283.5। ये सारी टर्म्स जो हैं यूनिक टर्म्स है। ठीक है, ये 7 में से केवल एक बार हैं ये टर्म्स, सातों टर्म में एक एक बार हैं, यूनिक हैं सातों टर्म्स में से। ठीक है, पर वहीं एक तरफ अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपको दिखाई देगा यहां प्रोबेबिलिटी 2/7 है, मतलब जो टर्म यहां पे आएगी और जो टर्म यहां पे आएगी वो दोनों ही टर्म्स ऐसी हैं जो 2-2 बार हैं। ठीक है, बट आप नोटिस करो ना ये स्लॉट खाली है, 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 इनमें से कोई स्लॉट ही खाली नहीं है। कोई स्लॉट खाली है तो यही दोनों खाली है, मतलब इन दोनों पोजीशंस पे जो टर्म आएंगी वो दोनों ही 2-2 बार आएंगी, मतलब वो जो टर्म्स है दोनों, इन दोनों पोजीशंस पे जो टर्म्स हैं वो दोनों सेम ही हैं, मतलब P की वैल्यू 10 है। कितने बच्चों को ये समझ आ गया? मैंने ये क्वेश्चन कराया भी हुआ आपको, मैंने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से कराया भी हुआ आपको। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब हमें ये पता चल गया कि P की वैल्यू जो है ना वो 10 है। अगर P की वैल्यू 10 है, हमें पता लग गई, इतने सारे बातें कैसे चल रही हैं, इतनी सारी पढ़ाई नहीं करनी बच्चे, आज मन नहीं है आपका आज पढ़ाई करने का? आज पढ़ाई करने का मन नहीं लग रहा मेरे को, आज मन थोड़ा कम लग रहा है आपका पढ़ाई करने का। सो पहली टर्म आ गई आपके पास 10, दूसरी टर्म है Q+1, उसकी जगह क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, तीसरी टर्म भी है 10, अगली टर्म जो है वो है 3P-4, मतलब
3 10 30 -4 यानी कि 26। अगली टर्म जो है वो है p स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर यानी कि 100 -2 क्यूब यानी कि 8, 100 -8 यानी कि 92। उसके बाद अगली टर्म है p स्क्वायर यानी कि 100 का 4.5 टाइम्स यानी कि 450, 450 -35 415 और उसके बाद 2283.5 2283.5। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हो यहां पे जो टर्म्स है ना, ये क्वेश्चन मार्क के बाद भी सेम टर्म आ रही है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली नीचे जाके ऊपर आई है, कम होके बढ़ी है क्योंकि आगे बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली 0.5 वाला केस बन सकता है। ठीक है, 0.5 या 1.5, 1 या फिर 2, ये 2.5 बन रहा है यहां पे, देखो एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली 2.5 और फिर 1 जुड़ रहा है उसके अंदर, हो सकता है यही हो। उसके बाद अगर आप देखोगे 3 गुना नहीं हो रहा, 4 गुना नहीं हो रहा, 3.5 ही होगा। फिर अगर आप 3.5 टाइम्स करोगे इसका तो कितना आएगा, 13 7 91 +1, तो आगे फिर 4.5 ही होना है, आगे 4.5 ही होना है। 9 दूनी 9 एकम 9, 415 ही आ रही है यहां पे वैल्यू, 450 -35 आ तो रही है। तो ये 92 का 4.5 टाइम्स करोगे तो आपको मिलेगा 46 का 9 गुना 414 +1, परफेक्ट। ठीक है, आगे भी फिर 5.5 ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। तो 2.5 से पहले आएगा 1.5 और फिर 0.5, तो 0.5 1.5 +1 +1, सो 10 का आधा होता है 5, 5 + 1 होता है 6, तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा 6। क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर 6 आएगा मतलब q + 1 की वैल्यू है 6, q + 1 की वैल्यू क्या है 6, मतलब q की वैल्यू कितनी हो गई 5, p की वैल्यू कितनी आई थी 10, तो p की वैल्यू 10 आ गई, q की वैल्यू 5 आ गई, बड़े आराम से पता लग गया। और अगर ऐसा है तो हमसे पूछे 2p² - 8q +3 = 0, 2p² - 8q +3 = 0, ये आप इसकी वैल्यू निकालनी है बेसिकली आपने, नॉट 0। ठीक है, ये p² मतलब 100 आ जाएगा, 100 का डबल 200 -8 पंजे 40 +3, तो ये आ गया आपका आंसर 163। किसी नालायक का आया था, कुछ नालायक तो वेट कर रहे होंगे, आशीष सर अभी टेलीग्राम चैनल में डालेंगे कि आई एम लाइव और मैं तब ज्वाइन करूंगा। मैंने सोचा आज डालता ही नहीं, इनको क्या पता नहीं है मेरी 9 बजे क्लास होती है, पढ़ने वाले बच्चे तो पहुंच जाएंगे। अब देखो एक बच्चा एकदम से आया, कहता सर ये p की वैल्यू 10 कैसे होगी, ऐसे मेरे कान में शिनचैन वाली आवाज आ रही है, सर शिजुका ये p की वैल्यू 10 कैसे होगी बताओ तो सही। अब ये मत बोलना शिजुका नोबिता की फ्रेंड है, नहीं नहीं नहीं, वो पुरानी बातें हो गई। इन द पैरेलल स्पेस वो शिनचैन की भी फ्रेंड है। ठीक है, तो अब बच्चा कहता है सर p की वैल्यू 10 कैसे हुई, इसको इमेजिन करोगे तभी जाके पता लगेगा, न्यू पता नहीं लगेगा। अब ये कुछ यूनिक टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म है, एक सेकंड टर्म है, एक थर्ड टर्म है, एक फोर्थ टर्म है, एक फिफ्थ टर्म है, एक सिक्स्थ टर्म है, एक सेवंथ टर्म है। 7 टर्म्स हैं आपके पास। अब 7 टर्म में से किसी एक टर्म को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं, 7c1। वहीं पे अगर आप देखोगे अगर कोई टर्म केवल एक ही बार होगी तो उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज हो गए, 1c1। बट अगर वो टर्म मान लो, अगर वो टर्म 2 बार हुई, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है 3 रेड बॉल्स हैं, 4 ब्लू बॉल्स हैं और 1 येलो बॉल है। अगर मान लो मुझे, आपको पता है ये कुल मिला के कितनी गेंदें हैं, ये कुल मिला के 8 गेंदें हैं, तो डिनोमिनेटर तो 8c1 ही आएगा। ठीक है, मतलब इन सब के अंदर डिनोमिनेटर तो 7 टर्म्स है, तो सबका डिनोमिनेटर 7c1 ही आएगा। सबका डिनोमिनेटर क्या आएगा, 7c1 7c1 7c1, 1 2 3 1 2 3, सबका डिनोमिनेटर 7c1 ही आएगा क्योंकि 7 टर्म्स है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको वो बॉल्स वाला एग्जांपल दिया। ठीक है, ऐसे रहेगा। अब मान लो मुझे एक येलो बॉल निकालनी है, अब येलो बॉल तो एक ही है ना, येलो बॉल तो एक ही है, येलो बॉल एक ही है तो मैं 1c1 लिख दूंगा। पर अगर मुझे रेड बॉल निकालनी होगी तो मैं क्या करूंगा, रेड बॉल निकालनी होगी तो मैं 3c1 लिखूंगा। अब यहां पे मुझे 2 तरह के न्यूमरेटर दिखाई दे रहे हैं, एक तो 2 दिखाई दे रहा है और एक 1 दिखाई दे रहा है।
सो ऑब्वियसली ये जो 2 आया होगा वो 2C1 की वजह से आया होगा, और जो 1 आया होगा वो 1C1 की वजह से आया होगा। मतलब ये जितने भी 1C1 है वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि जैसे उधर, जैसे इस केस में येलो बॉल केवल एक ही है तभी 1C1 आया है, वैसे ही ये वाली जो टर्म्स है ना वो केवल एक एक बार ही है, यूनिक टर्म्स है। मतलब जैसे एक 7 आ गया, एक 12 आ गया, एक 8 आ गया, एक 500 आ गया, ऐसे यूनिक टर्म्स है ये सारी की सारी। बट ये वाली जो टर्म्स इंडिकेट कर रही हैं वो क्या इंडिकेट कर रही हैं? रिपीटिशन। मतलब दो सेम टर्म्स हैं और हमें दिखाई भी दे रहा है कि दो ही टर्म्स ऐसी हैं जिसके ऊपर 2C1 लगा हुआ है, मतलब ये दोनों सेम टर्म्स हैं। ठीक है, दोनों ही सेम टर्म्स है, तो मतलब 10 और p दोनों बराबर हैं, तो p की वैल्यू 10 आ गई मेरे भाई। क्लियर है? बोलो बोलो बोलो, एक साथ बोलो भैया, एक साथ बोलो। सो भाई हमने अच्छे बनते हुए ग्रुप में भी मैसेज कर ही दिया कि भैया किसी की क्लास मिस होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी हम ये क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं, अब हम आगे चलते हैं और ऐसे ही कुछ घमासान सवालों की तरफ आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल अलग, बिल्कुल हटके, बिल्कुल मजेदार सवाल। ठीक है, बिल्कुल मजेदार सवाल। जैसे कि आपके सामने मान लो मैंने एक सवाल और रख दिया। ठीक है, एक सवाल और रख दिया, मान लो ये क्वेश्चन है, ये क्या है? मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा हटके, बड़ा मजेदार। ठीक है, कहते हैं 2 cones of same radius are cut from the base and the top of a solid cylinder such that the tip of the cones meet in the middle of the cylinder. If height and radius of the cone is dash dash centimeter, then remaining volume of solid cylinder is meter cube. Meter cube. Okay, which of the following option fill the blank? ये शायद मिस हो गया, मैं इसकी रो फाइल में देखता हूँ, रुको क्या है इसकी रो फाइल भी ढूंढनी पड़ेगी यार। लो, किस्मत तेज है तुम्हारी, आगे ही पड़ी है। 7392 है, यहाँ पे लिख लो ना, ये मिसिंग है पार्ट थोड़ा सा ना, यहाँ पे इधर लिख दो 7392। ठीक है, यहाँ पे लिख दो 7392। करो, सॉल्व करो जरा आप एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करो, बताओ जरा इसमें क्या आएगा। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत सुंदर सवाल है। एक बार मैं सवाल एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कोई कुछ बच्चों को ना सवाल समझ नहीं आएगा, फिर मजा नहीं आना। देखो, एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर है। ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर बना हुआ तुम्हारे पास। कहता है हमने पता क्या किया, हमने पता क्या किया, सिलेंडर के टॉप से, सिलेंडर के टॉप से और सिलेंडर के बॉटम से ना कोन काट दिया। सिलेंडर के टॉप से और सिलेंडर के बॉटम से कोन काट दिया, मतलब ये जगह खाली कर दी, ये जगह खाली हो गई है पूरी की पूरी, ये जगह खाली हो गई, खाली 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 खाली। ठीक है, ये जगह खाली होगी, और इस हिसाब से खाली की कि बिल्कुल मिडल में ना, बिल्कुल मिडल में इनकी टिप्स मिल रही हैं। ठीक है, ये जो एरिया ये पूरा भरा हुआ है, ये जो एरिया ये भरा हुआ है पूरा का पूरा, ये एरिया पूरा का पूरा भरा हुआ है, ये भरा हुआ एरिया है सिलेंडर का, इधर से भी भरा हुआ है ऐसे ही, बीच में से खोखला है, बीच में से खाली हो गया, जहां से आपने सिलेंडर निकाल वो कौन निकाल दिए 2। ठीक है, तो वो आपको रिमेनिंग वॉल्यूम दे रहा है, रिमेनिंग वॉल्यूम बता रहा है कि भैया सिलेंडर की रिमेनिंग वॉल्यूम कितनी है। ठीक है, कह रहे थे रिमेनिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर इज दिस 7392। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सेटल करेगा आपने वो बताना है, जल्दी से बता दो फटाफट से। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको? यहां पे अगर आप नोटिस करेंगे, जल्दी से मैं बताऊं, मैं बता दूं,
चलो जी देखो मैं बताता हूं। कह रहे आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कोन। तो हाइट मान लो कोन की h है और रेडियस मान लो कोन की r है, मान लो, ठीक है। हाइट h मान लो, हाइट आपने मान ली h और रेडियस मान ली r। बच्चे अगर एक सिंपल सी बात समझो, अगर कोन की हाइट तो इतनी आएगी ना, इतनी आएगी ना कोन की हाइट, तो कोन की हाइट अगर h है तो पूरे के पूरे सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, h प्लस एच। पूरे के पूरे सिलेंडर की हाइट हो गई 2h। और जो कोन की रेडियस होगी, जो कोन की रेडियस होगी वही सिलेंडर की भी रेडियस होगी। ठीक बात है। सिलेंडर का, पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। इतना पूरे के पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा। इसमें से दो कोन का वॉल्यूम घटाना है। एक कोन का वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक का वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो दोनों का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक बात है। अब यहां पे मैंने देखा इधर 2 पाई आर स्क्वायर एच है, इधर 2/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो मैंने क्या किया, 2 पाई आर स्क्वायर एच ही कॉमन निकाल लिया। 2 पाई आर स्क्वायर एच ही कॉमन निकाल लिया। यहां क्या बचा 1 और इधर क्या बचा 1/3। 1 माइनस 1/3 क्या हो गया, 2/3। सो 2/3 टाइम्स ऑफ 2 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 4/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। ये रिमेनिंग वॉल्यूम आ गई आपके पास। रिमेनिंग वॉल्यूम क्या आ गई, 4/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये रिमेनिंग वॉल्यूम है। अब मैंने क्या किया, पाई की जगह पे लिख दिया 22/7। सो 4/3 इंटू 22/7, ये आ गई। कितनी दी हुई है, 7392। 7392 दी हुई है वैल्यू। 11 से काटोगे, 11 का 6 बार 66 कटेगा। फिर 7 टाइम्स 77, 2 टाइम्स इधर 11 से काटा 2 बार। 8 से काटोगे तो 8 का 8 गुना 64, 8 का 4 गुना 32। 3 7 जा, आर स्क्वायर एच की वैल्यू कितनी आ गई, 3 7 जा 21 इंटू 84। 84 इंटू 21 आ गई वैल्यू। ठीक है। सो 21 का 8 गुना होता है 168, 21 का 4 गुना होता है 84। सो ये आ गया कुछ 1764। 1764 आ गया आर स्क्वायर एच। आर स्क्वायर एच क्या आ गया, 1764। क्या इतनी बात क्लियर है? हर एक बच्चे को मेरे को बता दो एक बार। बहुत ही मजेदार। सो आर स्क्वायर एच की वैल्यू, आर स्क्वायर एच की वैल्यू आ रही है 1764। सो किस केस में आर स्क्वायर एच की ये वैल्यू आएगी, पहले वाला ऑप्शन एच है, दूसरे वाला ऑप्शन आर है। सो भैया देखो 72 का स्क्वायर तो बहुत ही बड़ा होता है, वो तो यहां पे कुछ काम करने ही नहीं वाला आपका। 72 का स्क्वायर तो बहुत बड़ा होगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, 32 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, 32 का स्क्वायर कितने बच्चों को पता है, 1024। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा उसका 10.5 गुना यानी कि 21/2 गुना करना है। ये भी मुझे कहीं से होता दिखाई नहीं दे रहा है, क्या हो रहा है? कौन सा ऑप्शन होगा फिर बताओ, कौन सा ऑप्शन होगा नालायकों? अपने को आर और एच कौन की दी हुई है ना, बस ठीक है, फिर तो हम सही कर रहे हैं। एच और आर कौन की दी हुई है हमें, तो यहां पे मेरे हिसाब से तो नहीं कर रहा, सेकंड भी और थर्ड भी, कोई ऑप्शन कर ही नहीं रहा इसमें सेटल। सर वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सिलेंडर लेना, तो मैंने क्या एरिया लिया है, वॉल्यूम में तो लिया है। 1764 किसी से भी नहीं आ रहा मेरे हिसाब से, तो हाइट एंड रेडियस सीक्वेंस फॉलो करेंगे तो नहीं आ रहा। 7 7 49 इंटू 72, 7 चौक 28, 14 और 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576 गुना 14। ये भी नहीं आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा। नन ऑफ दिस इज द आंसर, नन ऑफ दीज आंसर आ रहा है। किसी का आया नन ऑफ दीज? ई ऑप्शन, ई ऑप्शन।
सर पहले रेडियस है फिर हाइट है, कहां लिखा हुआ है? एक बच्चा कहता है पहले रेडियस है फिर हाइट है, समझदारी देखो, ये क्या लिखा हुआ है हाइट, तो ये क्या होगी हाइट, आगे क्या लिखा हुआ है रेडियस, फिर क्या होगी रेडियस, तो पहले वाली होगी हाइट, दूसरे वाली होगी रेडियस। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात है। तो उस हिसाब से नन ऑफ दीज आंसर आ सकता है, नन ऑफ दीज आंसर ही आएगा, ई ऑप्शन इज द आंसर। हाँ वो बात अलग है, आप शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो तो मे भी कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा, क्या पर क्या पता एग्जामिनर ऐसे ही खेल रहा हो कि तुम इसको हाइट ले लो इसको रेडियस ले लो और आंसर मैच करने की कोशिश कर रहे हो। बट आइडियली क्या है, पहला ब्लैंक एच है दूसरा ब्लैंक आर है, तो पहला हाइट होना चाहिए दूसरा रेडियस होना चाहिए। एक बच्चा कहता है सर इक्वल हाइट कैसे लिया, ये टू कॉन्स आप में इसमें से बोला जा रहा है ना, टू कॉन्स ऑफ देखो सेम रेडियस के दो कॉन है पहली बात, ठीक है, और उसके बाद कहता है कि दोनों जो मिल रहे हैं ना मिडल ऑफ द सिलेंडर में मिल रहे हैं, मिडल ऑफ द सिलेंडर में मिल रहे हैं, मतलब एक तो होगा फर्स्ट हाफ में एक होगा सेकंड हाफ में, दोनों मिडल ऑफ द सिलेंडर में मिलेंगे तो दोनों की जो हाइट होगी वो सिलेंडर के हाइट के आधे के बराबर होगी और दोनों की बराबर हाइट होगी। यार कई बार वो देता नहीं है, उसका लिखा हुआ समझना पड़ता है। क्लियर है बाबा? मयंक कह रहा सेम हाइट नहीं बोला, लो बता तो दिया मैंने कैसे सेम हाइट बोला है, यही तो खेलना था, यही तो नहीं खेलते आप। चलो एक ऐसा सवाल देता हूं मजे आ जाएंगे, आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। लो ये लो, ये को सवाल करके दिखाओ। एक्स वाई जेड आर थ्री अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, x is an increasing series with elements m1 m2 m3 m4 m5, y is the decreasing series with the elements n1 n2 n3 n4 n5, and z is the corresponding series. Z is formed by adding elements of x and y. First element of z is the sum of first element of x and y. Similarly second element of z is sum of second element of x and y. मतलब m1 plus n1 m2 plus n2 n3 plus n3 इस तरीके से। फिर उसके बाद कहता है एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ z is equal to 46. ओके भैया, एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ z is equal to 46 and the difference between last and first term of the term z is 28. Find the LCM of second and the last term of z. z के बारे में ही सवाल पूछा हुआ है आपसे, कोई निकाल सकता है क्या? आपको बहुत बार मैंने एपी के बारे में बताया, छोटा सा एपी की एप्लीकेशन है ये। जल्दी 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 भैया निपटाओ यार, क्या कर रहे हो? यही तो घबरा जाते हैं बच्चे। एग्जामिनर ने पता क्या खेला है, एग्जामिनर ने खेला है एक्स वाई जेड के साथ। एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको तीन सीरीज दे रहा है, वो कहता है ये वाली सीरीज जो है ना वो है m1 m2 m3 m4 m5, ये वाली सीरीज है n1 n2 n3 n4 n5, और ये वाली सीरीज है m1 प्लस n1 m2 प्लस n2 m3 प्लस n3 m4 प्लस n4 m5 प्लस n5। अब इसमें सिंपल सा हैक पता क्या था क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन ये सब देने का मतलब था, उसने सारा का सारा क्वेश्चन ना इधर दिया है, सारा का सारा क्वेश्चन इधर दिया है। बट भैया सारा का सारा क्वेश्चन इधर दिया है तो ऊपर के लिए क्यों परेशान हो रहे हो? ऊपर बिना बात के परेशान करता है वो धक्के का वेरिएबल देके। आपको क्वेश्चन सिर्फ z पे दिया हुआ है, तो आप एक सिंपल सी बात समझो कि z भी एक एपी है, और वैसे भी z x और y दो एपी के मिलने से बना है, x और y दो एपी के मिलने से z बना है, तो z भी एपी होगा, और ऊपर पहली लाइन में लिखा भी हुआ है कि z एपी है, तो क्यों ना सिर्फ z से शुरू करें। तो z से शुरू करते हैं, मान लो हम, तो पहली टर्म अगर मान लो z में है a, तो दूसरी टर्म होगी a प्लस डी, तीसरी टर्म होगी a प्लस 2d, चौथी टर्म होगी a प्लस 3d, और पांचवी टर्म होगी a प्लस 4d। ठीक है, आपको सवाल के अंदर दिया हुआ है कि पहली और आखिरी टर्म, लास्ट एंड फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस 28 है, मतलब a प्लस 4d और a के बीच का डिफरेंस कितना होगा?
a+4d और a के बीच का डिफरेंस होगा 4d। 4d की वैल्यू 28 है, मतलब d की वैल्यू हो गई 7। d की वैल्यू आ गई 7। बहुत बढ़िया। उसके बाद आपको यह भी दिया हुआ है कि एवरेज ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ z इज इक्वल टू 46। z की सारी टर्म्स का एवरेज 46 होता है। जब भी आपको कोई ऐसी टर्म्स दी जाएं जिनके बीच में सेम सेम डिफरेंस होता है, जब भी आपको कोई ऐसी टर्म्स दी जाएं जिनके बीच में सेम सेम डिफरेंस होता है, तो हमेशा मिडिल टर्म, बीच वाली टर्म ही आपका एवरेज होगा। मतलब a+2d की वैल्यू आपको दी हुई है कि a+2d की वैल्यू कितनी है 46। ठीक है, d की वैल्यू 7 है तो 2d की वैल्यू हो गई 14। तो a की वैल्यू कितनी हो गई 32। a की वैल्यू हो गई 32। आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है एलसीएम ऑफ सेकंड एंड लास्ट टर्म ऑफ द z। एलसीएम ऑफ सेकंड टर्म एंड लास्ट टर्म। सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी, सेकंड टर्म आ जाएगी a+d मतलब 32 + 7 यानी कि 39। तो एक टर्म है 39 और दूसरी टर्म है लास्ट टर्म मतलब a+4d। 4d मतलब 28 और 32, 28 और 32 यानी कि 60। सो 39 एंड 60 का आपने एलसीएम निकालना है। एलसीएम ऑफ 39 एंड 60 निकालना है आपने। कैसे निकालोगे, सिखाया हुआ बहुत बार। रेशो निकाल लो, इसकी रेशो निकाली आपने। रेशो निकाली तो 3 से काटा 13, 3 से काटा 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 13 का 60 गुना करोगे, चाहे 39 का 20 गुना करोगे, 780 आएगी वैल्यू। और 780 ही इनका एलसीएम होने वाला है। बिना बात का घुमाया ना उसने पीक्यू के अंदर, बट घूमना नहीं था यार, वही तो खेलता, घूमना था ही नहीं। आपको ना m से मतलब था ना n से मतलब था, सीधा सीरीज z से मतलब था आपको इसके अंदर। ठीक है, सीधा सीरीज z से मतलब था और कोई लेना देना ही नहीं था इसके अंदर। सो एलसीएम ऑफ सेकंड एंड लास्ट टर्म का आपने निकाल दिया। कई बच्चे अभी पूछ रहे हैं a कैसे आया। बच्चे एक बात बताओ, तुम ना एक काम करो, अभी तुम्हें कॉन्सेप्ट का पता नहीं है ना, तुम थोड़ी सी मेहनत करो। तुम पता क्या करो, इसको इसमें जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो, फिर इसमें जोड़ो। इन पांचों को जोड़ना जरा कितना आ रहा है आप जोड़ोगे। मैंने ऐसे ही बता दिया 5a + 10d आ रहा है, और फिर 5 से डिवाइड कर दो 5a + 10d को, तो a+2d आ गया, क्योंकि बीच वाली टर्म है, मतलब एवरेज a+2d आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, जब आपको कोई टर्म्स दी जाती है ना और इन सब टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि यहाँ देखोगे तो यहाँ d का डिफरेंस है, इधर भी d का डिफरेंस है, इधर भी d का डिफरेंस है, इधर भी d का डिफरेंस है। तो जो बीच वाली टर्म होती है ना, वही एवरेज होता है हमेशा उन सब टर्म्स का। तो a+2d की वैल्यू आपको 46 दी हुई है, जिसमें से d की वैल्यू आपके पास 14 है, तो a की वैल्यू तो 32 आएगी ना बड़े आराम से। उसके बाद तो कुछ मर्जी निकालो, आपके हाथ में सब। फिर हाथ की सफाई है, उसके बाद सारी की सारी हाथ की सफाई है उसके बाद। तो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत प्यारा प्रोबेबिलिटी का सवाल है। तोड़ना है सवाल को, ऐसे नहीं छोड़ना, तोड़ के छोड़ना है जल्दी से। सर n/2 a + l जरूरत ही नहीं है, बीच वाली टर्म होती है, इतना तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। एक बच्चा कहता है टोटल टर्म 5 कैसे होंगी। शाबाश, वेरी गुड। इधर आओ, शाबाशी देता हूं, थोड़ी सी तो ले लो। x is an increasing series with elements m1 से m5. y is a decreasing series with n1 n2 n3 n4 n5. ठीक है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। तो जब पांचों ही एलिमेंट्स है दोनों सीरीज में तो हो गई। अब कई बच्चे कहते हैं सर एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। आपको कैसे पता कि इंक्रीजिंग ही होगी या डिक्रीजिंग ही होगी? बच्चे, कोई जरूरत ही नहीं है ना। अगर मान लो डिक्रीजिंग होती है सीरीज तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, हमने तो डिफरेंस निकाला सीधा सीधा, हमने तो डिफरेंस लिया। अगर मान लो वो डिक्रीजिंग सीरीज होती तो डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती। पहली वाली इंक्रीजिंग है, दूसरे वाली डिक्रीजिंग है, उनका कॉम्बिनेशन इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है। पर टेंशन क्यों लेनी है, उसने आपको दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस दिया है, आपने डायरेक्ट लगाया, ये a+4d है और a है, उनके बीच का डिफरेंस निकाला तो 4d आया। अगर मान लो ये डिक्रीजिंग सीरीज होती तो d नेगेटिव आ जाता। कोई बात नहीं, आपके एक डाउट दूर करने के लिए हूं मैं यहां पे। निपटाओ सवाल, निपटाओ। जागो जागो जागो, जागो जागो जागो।
Amit and Bhushan started a competition of putting a marble into a hole. Amit started first and they get alternate chance to put marble in the hole. While first one to put the marble in the hole wins the competition. Probability of Amit putting the marble is dash and the probability of Bhushan putting the marble is dash. And probability of Amit winning the competition in his third attempt is 0.008, मतलब 8 by 1000 यानी कि 1 by 25. 1 by 125. Which of the following fills the blank? देखो बच्चों समझो, ये होता है गेम वाला. इसको इसी क्वेश्चन को ना ये मार्बल तो बनाया ही है, इसी को ही वो बना सकता था कि यहां से वो आर्चरी खेल रहे हैं, ठीक है, तीरंदाजी कर रहे हैं, वो ये भी बना देता. वो आपको ऐसा क्वेश्चन बना के भी दे सकता था, क्या पता डायग्राम बना देता, तो आप और थोड़ा घबरा जाते कि सर पता नहीं क्या ही दे दिया इसने, आर्चरी का क्वेश्चन दे दिया, पता नहीं क्या ही हो रहा है सर, बाण चलाए जा रहे हैं. हमने तो अभी तक कॉलेज में नैनो के बाण चलाए थे बस, ये कौन से बाण चल रहे हैं, ठीक है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसा भी बना के दे सकता था वो, ठीक है, कितना मर्जी गंदा बना सकता है, बट मुद्दा एक ही रहता है इसके अंदर, सिंपल सी चीज रहती है. अब इसमें अमित, मान लो अमित उस होल में डाल देगा, मान लो इसकी प्रोबेबिलिटी है PA, ठीक है, ठीक है, PA मान लो, और मैं उसको ना सिंपल सा ना इतना लिख दूंगा बस, इसको ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है, ठीक है, ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है. और अमित उसको होल में नहीं डाल पाएगा, उसके फेलियर की प्रोबेबिलिटी को ऐसे लिखे हैं, ऐसे लिखते हैं वैसे, बट मैं आपके लिए ना ऐसे लिखूंगा थोड़ा और इसको इजी समझने के लिए, ठीक है. भूषण उस होल में डाल देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी मान लो ये है, तो मैं इसको लिखूंगा ऐसे, और फिर उसके बाद भूषण उसको होल में नहीं डाल पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी को मैं ऐसे लिख दूंगा, ठीक है. चलो जी, समझते चलो जी. अब गेम कुछ ऐसे शुरू हुई है कि शुरुआत की है अमित ने शुरुआत की, सवाल में लिखा हुआ, ये मत कहना सर अपनी तरफ से डाल रहे हो, वो देखो अमित स्टार्टेड फर्स्ट. सो अमित ने सबसे पहले शुरू किया. क्या अमित, भूषण, फिर अमित, फिर भूषण, फिर अमित, फिर भूषण, फिर अमित, फिर भूषण, फिर अमित, फिर भूषण, ऐसे चलता जाएगा, इस सीक्वेंस में डालेंगे वो, ठीक है. अब वो कह रहे हैं कि ना अमित भूषण ऐसे चल रहा है, तो चलो सबसे पहले बारी किसकी आई, अमित की. तो क्या अमित ने होल में डाल दिया? अमित अगर होल में डाल देता तो गेम वही जीत जाता, वो नहीं डाला पहले अटेम्प्ट में उसने, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है. आपने प्रोबेबिलिटी किस चीज की बतानी है? आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि अमित जीतेगा कंपटीशन को थर्ड अटेम्प्ट में, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है. अमित जीतेगा कंपटीशन को थर्ड अटेम्प्ट में, मतलब अमित की बारी आई तो अमित नहीं डाल पाया, फिर भूषण की बारी आएगी. क्या भूषण डाल देगा? नहीं, भूषण ने डाल दिया तो वो जीत जाएगा ना, भूषण नहीं डालेगा. फिर बारी आएगी अमित की दोबारा से, क्या अमित डाल देगा? नहीं, ये तो सेकंड अटेम्प्ट है अमित का, अमित को थर्ड अटेम्प्ट में जिताना है, तो अमित डाल पाएगा? नहीं डाल पाएगा. फिर भूषण की बारी आएगी, तो क्या भूषण डाल देगा? नहीं डाल पाएगा. अगर भूषण ने डाल दिया तो फिर अमित की बारी नहीं आएगी, भूषण जीत जाएगा, तो भूषण भी नहीं डाल पाएगा. अब अमित डाल देगा, हाँ, अब अमित का थर्ड अटेम्प्ट है, ये डाल देगा, ठीक है. सो दिस इज द आंसर, ये प्रोबेबिलिटी आएगी आपकी, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आएगी. पहले सबसे पहले आपने लेना है कि अमित के फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फिर भूषण के फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फिर अमित के फेलियर की प्रोबेबिलिटी, फिर भूषण के फेलियर की प्रोबेबिलिटी, और फिर अमित के जीतने की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी. इनको मल्टीप्लाई कर दोगे ना, दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ जाएगा. और आंसर है क्या? ये है 8 by 1000, ये प्रोबेबिलिटी है 8 by 1000. 8 से काटोगे 125 आएगी वैल्यू, 1 by 125. दिस इज इक्वल टू 1 by 125, ठीक है. समझना अभी तो अभी आगे कार्यक्रम शुरू हुआ है, ठीक है. अब आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसकी बात मैं करता हूं, ध्यान से सुनते जाना. आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, सक्सेस के दिए हुए हैं, फेलियर के दिए हुए हैं. वो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अमित पुटिंग द मार्बल एंड दैट ऑफ भूषण पुटिंग द मार्बल, मतलब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है. अब 1 by 2, ये क्या होता है 1 by 2, और ये होता है 4 by 5. ये होता है 1 by 2, ये होता है 4 by 5. 1 by 2 4 by 5, 1 by 2 4 by 5. ये 1 by 2 है, ये 4 by 5 है. अगर जीतने की प्रोबेबिलिटी 1 by 2 है तो हारने की होगी 1 minus 1 by 2. जीतने की प्रोबेबिलिटी 4 by 5 है तो हारने की होगी 1 minus 4 by 5. सही बात है, बहुत ही बढ़िया. अब हारने की प्रोबेबिलिटी, सबसे पहले अमित हारेगा, फिर भूषण हारेगा, मतलब 1 by 2, फिर भूषण हारेगा मतलब 1 by 5, फिर अमित हारेगा, फिर 1 by 2, फिर 1 by 5. अब अमित जीत जाएगा, अमित जीतने का 1 by 2,
क्या इन सब का प्रोडक्ट 125 आ रहा है? तो जवाब है नहीं आ रहा, क्योंकि 1/200 आ रहा है। तो 1/200 आ रहा, तो पहले वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, पहले वाला ऑप्शन ठीक नहीं है, 1/125 आना चाहिए। दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाओ। दूसरे वाला, ये तो गलत हो गया पहले वाला। दूसरे वाला 0.6 एंड 0.5, मतलब 3/5 एंड 1/2, 3/5 एंड 1/2। सो 1 माइनस 3/5, 2/5, 1 माइनस 1/2, 1/2। सो पहले फेलियर 2/5, 1/2, 2/5, 1/2, फिर दोबारा से फेलियर 2/5, 1/2, और फिर उसके बाद विनिंग, जीतना, अमित का जीतना, यानी कि 3/5। क्या यहां से बन रही है बात? तो जवाब है यहां से भी नहीं बन रही बात, क्योंकि ये 2 कट रहा है, ये 2 कट रहा है, पर न्यूमरेटर में 3/125 आ रही है बात, तो ये तो नहीं बनेगी। ये सेकंड ऑप्शन भी गलत हो गया, सेकंड ऑप्शन भी गलत, एकदम गलत। आगे बढ़ते हैं। ये आ रही है वैल्यू 1/2, 1/5 क्योंकि 0.2 है, और ये आ रही है वैल्यू 3/4, 3/4, 1/2, 1/5 एंड 3/4। मेरे हिसाब से लास्ट ऑप्शन बनेगा, क्योंकि ना उसमें 2 आ रहा है ऊपर, 2/5, और इधर 1/4 आ रहा है, तो वो कटेगा 2/5 मेरे हिसाब से। एक बार लास्ट ऑप्शन चेक कर लूं पहले मैं, वैसे तो इससे भी हो सकता है क्योंकि ऊपर 4/5 आएगा। चलो चेक करते हैं। 1/5, 3/4, 1/5, 3/4, सो 1 माइनस 1/5, और ये आ गया 2/5। ठीक है, पहले फेलियर 4/5, 2/5, 4/5, 2/5, 4/5, 2/5, 4/5, 2/5, फिर जीत जाना, ए जीत गया, फिर उसके बाद फिर ए जीत गया, मतलब 1/5। नहीं बनी बात, नहीं बनी बात, इसमें भी नहीं बन रही बात, इसमें भी नहीं बनी, लास्ट वाले में बनेगी, क्या बोलते हो? सर गुरुदेव एक बार और समझा देना। समझा देता हूं, लास्ट वाले में बन रही थी क्या? 4/5, 2/5, 4/5, 2/5, कहां बन रही है इसके अंदर? अच्छा 3/4 था ना यार, बताते नहीं हो यार आप लोग। 3/4 है, 3/4 है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4, यानी कि 1/4। सो 1/5, 4/5, तो ये क्या बन रहा है? 4/5, 1/4, फिर 4/5, 1/4, और लास्ट में 1/5। तो अब देखो 4 से 4 कट गया, आंसर तैयार हो गया। 4 4 खत्म, 4 4 खत्म, 1/125 आ रहा है। मैच है, बिल्कुल ठीक है। द आंसर विल बी सी ऑप्शन, फिनिश्ड, ओवर, खत्म। ठीक है, इस तरीके से करना था। अब काफी सारे बच्चों को समझ में आया, काफी सारों को नहीं आया, बाकी मैंने बनाया बहुत सुंदर है यार, समझ तो आना चाहिए था यार। एक बार दोबारा बता देता हूं, एक बार दोबारा बता देता हूं, सुनना ध्यान से, सुनना मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो पहली बात तो आप समझो कि आप और आपका मित्र खेल खेल रहे हैं। ठीक है, आप और आपका मित्र खेल खेल रहे हैं। खेल क्या है भाई? सामने कंचे तो खेले होंगे, ये कंचे ही तो खेल रहे हैं, और क्या खेल रहे हैं यार? कंचे, कंचे नहीं खेले? तुम हाई प्रोफाइल लोग हो यार, तुमने कहां कंचे खेले होंगे? हाँ, कंचे तो हम जैसे लोग खेलते हैं। तो भैया ऐसा है, कंचे खेल रहे हैं। कंचे खेलने में क्या प्रोबेबिलिटी है भैया? सामने एक होल बना हुआ है, उसमें क्या करना है? मार्बल डालना है, कंचा डालना है। जिसने कंचा डाल दिया वो जीत गया। कहते हैं कि भैया अल्टरनेट बारी आती है, पहले ए की बारी आती है, फिर बी की आती है, फिर ए की आती है, फिर बी की आती है, फिर ए की आती है, फिर बी की आती है, फिर ए की आती है, फिर बी की आती है, और जैसे कोई कंचा डालेगा वो जीत जाएगा। कहते हैं कंचा डाला किसने? ए ने डाला तीसरे अटेम्प्ट में। तो भैया पहले अटेम्प्ट में ए ने डाला, अगर जीत जाता तो गेम वहीं खत्म हो जाता। नहीं, तीसरे अटेम्प्ट तक गया है ए, तो पहले अटेम्प्ट में फेल, ए फेल, फिर बी की बारी आई, बी को भी फेल होना पड़ेगा, नहीं तो फिर ए तीसरे अटेम्प्ट में कैसे जीतेगा? अगर बी ही जीत जाएगा पहले अटेम्प्ट में तो गेम वहीं खत्म। सो बी ने कंचा फेंका, बी भी फेल, फिर ए ने फेंका, फिर ए फेल, क्योंकि ए थर्ड अटेम्प्ट में जीतेगा, फिर बी ने फेंका, बी फेल, फिर ए की जब थर्ड अटेम्प्ट की बारी आई ना तो वो जीत जाएगा। सो पहले अटेम्प्ट में ए फेल करेगा, फिर बी फेल करेगा, फिर ए फेल करेगा, फिर बी फेल करेगा, फिर ए थर्ड अटेम्प्ट में पास करेगा, ए के थर्ड अटेम्प्ट में। तो ए के हारने की प्रोबेबिलिटी, बी के हारने की, फिर ए के हारने की, फिर बी के हारने की, फिर ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी का प्रोडक्ट आना चाहिए 1/125 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्शंस चेक करने पड़ते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आपको जो है उन ऑप्शंस में से बताना है कौन सा आंसर ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन से कर रहा हूं, क्वेश्चन ही यही बोल रहा है, मैंने नहीं कहा, क्वेश्चन ही यही बोल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन फिल द ब्लैंक, वो खुद ही पूछ रहे कौन सा ब्लैंक फिल कर देगा।
ठीक है, ये मुद्दा है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। थर्ड ऑप्शन चेक किया, थर्ड ऑप्शन में क्या चेक किया हमने, चेक किया भैया थर्ड में दिया हुआ है सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी दी हुई है आपको, तो फेलियर की निकाल सकते हो आप, निकाल सकते हो ना। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या दी हुई है आपको, 0.2 यानी कि 1/5, 0.2 1/5, 0.75 मतलब 3/4, ठीक है। तो 1 - 1/5 4/5, 1 - 3/4 यानी कि 1/4, ठीक है। सो ये क्या है, ये ए के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, ये बी के सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, ए के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, ये क्या है, बी के फेलियर की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो बस मल्टीप्लाई किया, बात खत्म, ऑप्शन हजम। बताओ यार समझ आया कि नहीं आया यार, एक साथ बताया करो यार, तुम एक साथ नहीं बताते आनंद की प्राप्ति नहीं होती, मुझे मजा नहीं आता यार। एक बार लाइव चैट धुआं धुआं कर दो यार, जोश समाप्त हो गया तुम्हारा, बूढ़े हो गए हो, बता दो। नींद खुल गई बच्चों की, चलो बहुत बढ़िया, नींद खुल गई, बढ़िया है जी, जागो 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 ग्राहक जागो। आगे बढ़ते हैं, चलो एक और बढ़िया, नींद खोल दूं क्या, नींद खोल दूं क्या, बढ़िया। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, मस्त क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का, मस्त क्वेश्चन किसको कहते हैं, नंबर सिस्टम और प्रोबेबिलिटी। नंबर सिस्टम भी कोई ऐसा नहीं कि डीप में ले गया, कोई साइक्लिसिटी और कोई जीरोस पूछ दी ना, एग्जामिनर नहीं पूछता वो सब, एग्जामिनर इतना सा खेल लेता है कभी प्राइम नंबर्स बस, प्रोबेबिलिटी खेलेगा पर एग्जामिनर, प्रोबेबिलिटी उसके काम की चीज है। तो चलो बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाओ। कर लिया, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं पता है ना, ऐसे नंबर जो या तो खुद से भाग हो जाते हैं, या तो खुद से भाग होते हैं या फिर एक से, बस इसके अलावा और कोई भी नहीं। कहते हैं इन द क्वेश्चन टू क्वांटिटीज आर गिवन, वन इज क्वांटिटी 1 एंड अदर इज क्वांटिटी 2, सॉल्व द गिवन क्वांटिटीज टू एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन देम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहां तक तो सिर्फ और सिर्फ बिना बात की बकैती की हुई है, कोई काम की चीज नहीं है, कोई काम की चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन की लेंथ बढ़ता हुआ दिखा रहा है, बस क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो घबराना आधा हो गया भाई, क्वेश्चन छोटा हो गया तो घबराना आधा हो गया, क्वेश्चन इतना है बस, ठीक है बढ़िया। क्वेश्चन में क्या कहता है वो, क्वेश्चन कहते हैं पी प्राइम नंबर है 50 से 100 के बीच में, और ऐसा नंबर जिनके बीच का डिफरेंस लेस देन 3 है। तो आपको ऐसे ही नंबर लेने हैं बस जिनके बीच का डिफरेंस 2 है या 1 है। क्या कभी 0 हो सकता है बीच का डिफरेंस प्राइम नंबर का, नहीं हो सकता, क्योंकि 0 डिफरेंस हो गया मतलब सेम सेम नंबर हमेशा 11 से कटेगा, 55 22 55 66 ये सब 22 सब 11 से कटेगा, तो प्राइम होगा ही नहीं। तो याद हमको चाहिए 50 से 100 के बीच के, 50 से 100 के बीच के प्राइम नंबर्स चाहिए, और ऐसे ही प्राइम नंबर चाहिए बस जिनके बीच का डिफरेंस 2 और 1 हो, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत कराएगा मतलब। और दूसरी तरफ 100 और 150 के बीच के केवल ऐसे प्राइम नंबर्स चाहिए हमको जिनका सम लेस देन 6 हो, ऑल द डिजिट्स इज सम इज लेस देन 6, मतलब सम जो हो या तो 1 तो हो नहीं सकता सम, या तो 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो, यही सम हो, ठीक है। तो ये दो चीजें चाहिए, तो पहले तो हमें P और Q के सेट बनाने पड़ेंगे कि P में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, Q में कौन कौन से, ठीक है, P में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, ठीक है। बताओ बताओ बताओ, निकाला तुमने सेट, तो क्या 51 प्राइम होता है, नहीं 52 होता है, नहीं 53 होता है, हाँ जी होता है ना। उसके बाद आगे देखोगे तो 59, और वो तो लेना ही नहीं, डिफरेंस जो हो जाएगा, डिफरेंस अपने को सिर्फ 1 या 2 का चाहिए,
डिफरेंस चाहिए या तो एक का या दो का, तो 53 हो गया। 53 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 53 के बाद आगे 60s में जाओगे, 61 नहीं हो सकता, 60 60 67 होगा सीधा, ठीक है। और उसके बाद 60 70 71 भी नहीं हो सकता, 70 की लाइन में तो 3 भी नहीं हो सकता, 79 आएगा सीधा, 79 आएगा। उसके बाद 80 की लाइन में चलते हैं, 83 नहीं हो सकता, 87 89 भी गया, और 89 हो सकता है, 89 हो सकता है, हाँ 89 हो सकता है। और उसके बाद 90s की लाइन में 91 नहीं, 93 90 बड़ा गैप है, 97 हो सकता है बस 90s की लाइन में, और कोई नंबर हो ही नहीं सकता। तो क्या ये क्लियर है कि ये सारे प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 या 1 है? बोलो, पी का सेट क्लियर हो गया? पी में क्या क्या आ सकता है बताओ? पी का सेट क्लियर है भैया? एक बच्चा कहता है 87 ले लो, शाबाश। इधर आओ, इधर आओ तुम एक बार, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, बात तो सुनो मेरी, इधर आओ, इधर इधर आओ, थोड़ा सा और पास। नालायकों, 87 29 का 3 गुना होता है। ये कब से प्राइम होने लग गया? ये कब से प्राइम होने लग गया? जाग जाओ थोड़ा सा। इधर देखोगे तो सबसे पहले 101 प्राइम आ जाएगा। देखो अपने को सम चाहिए कितना भैया? सम चाहिए 2 3 4 5, बस इससे ज्यादा सम नहीं चाहिए, सिर्फ 2 3 4 5 का सम चाहिए। 101 हो गया, उसके बाद तो सम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 101 नहीं, 103 भी तो होगा यार, 103 भी होगा इसी के अंदर ही। उसके बाद नहीं करते बस हम, उसके बाद सीधा 11 वाली लाइन में 113, ठीक है। किसी के मन में ये तो नहीं है कि 111 भी होता है? 111 3 से कटता है, ठीक है। और उसके अलावा आगे फिर बढ़ता जाएगा नंबर। 1 2 वाली लाइन में तो सारे बड़े ही आते हैं, 1 2 9, 1 2 3 भी नहीं होता। 130 वाली लाइन में 131, उसके बाद बड़ा हो जाएगा नंबर। 14 में तो वैसे ही बड़ा है सारे के सारे, 14 में तो सारे बड़े आएंगे 5 से, तो बस यही 4 बनेंगे, यही 4 बनने वाले हैं, यही 4 नंबर बनेंगे। तो इधर अपने नंबर आ रहे हैं टोटल 5 पॉसिबल नंबर्स, और इधर आ रहे हैं 4 पॉसिबल नंबर्स। क्या आपने ये निकाल लिया था? 5 पॉसिबल नंबर्स एंड 4 पॉसिबल नंबर्स, ये आ गया आपके पास यहां पे, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है फिर पहला, प्रोबेबिलिटी दैट p इंटू क्यू इज अ मल्टीपल ऑफ 67। p इंटू क्यू, p इंटू क्यू, p इंटू क्यू पता क्या होएगा? p इंटू क्यू में पता क्या सेट बनेंगे? p इंटू क्यू, p को q के साथ इन्फ्यूज कर दो, p को q के साथ इन्फ्यूज करोगे ना तो 53 53 53 53, उसके बाद 67 67 67 67, ठीक है। उसके बाद 79 79 79 79 89 89 89 89 97 97 97 97। हर एक नंबर का जो होगा ना, इनकी मैपिंग हो जाएगी आपस में ना, क्योंकि 53 का इन सब के बाकी सबके साथ भी रिलेशन निकालोगे। जैसे 53 इंटू 101, एक तो एक पेयर ये बन गया, एक बन गया 53 इंटू ये 103, एक बन गया इसके साथ 113, एक बन गया इसके साथ 131, ऐसे इसके साथ भी 101, इसके साथ भी, इसके साथ 103, इसके साथ 113, और इसके साथ 131, फिर इसके साथ 101, इसके साथ 103, 113, 131। कुछ बच्चे जाने की तैयारी में होंगे मेरे को पता है अब।
101, 103, 113, 131। इसके बिना भी हो सकता है, बनाए बिना, मैं समझाने के लिए बना रहा हूं क्योंकि इसमें और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इसलिए ना थोड़ा समझ जाओ कि मैपिंग कैसे करते हैं। मतलब इन दोनों को कंबाइंड कंसिडर करोगे ना, दोनों सेट्स को प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो ये कुछ ऐसी मैपिंग होएगी। इसके बिना भी मैं आपको बता सकता था अगेन कि भैया इसको मल्टीप्लाई कर दो, 20 पॉसिबिलिटी बनेंगी, बट आपको ये भी तो समझाना जरूरी है ना 20 पॉसिबिलिटी कौन सी बनेंगी। सो ये 20 पॉसिबिलिटी बनेंगी जब आप P और Q की मैपिंग करोगे, P और Q को कंबाइंड कंसिडर करोगे। अब वो P और Q की मैपिंग ना कैसे मर्जी कर सकता है, P और Q की मैपिंग कैसे भी कर सकता है, जैसे P इंटू Q किया है इसने यहाँ पे, ये ना P और Q की मैपिंग है बेसिकली, ठीक है, P और Q की मैपिंग है ये, ठीक है। अब वो P और Q की मैपिंग कैसे मर्जी कर सकता है, P इंटू Q कर देगा तो भी आपको, आप इन्हीं को, इन सबको मल्टीप्लाई करके केस निकालोगे। वो P प्लस Q कर देगा तब भी आप सम करके केस निकालोगे। भाई P माइनस Q कर देगा तब भी आप सम डिफरेंस करके केस निकालोगे। वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर कर सकता है, वो P इंटू Q कर सकता है, P इंटू Q स्क्वायर कर सकता है, P इंटू P माइनस 2Q कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो करोगे आप इन्हीं पेयर से, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी आ जाएंगी, 5 इंटू 4, ये वाली 20 आउटकम्स आ जाएंगी। अब इन 20 आउटकम्स में से उसने क्या पूछा है, टोटल 20 नंबर्स हैं जिसमें से आपने किसी एक नंबर को सिलेक्ट करना है। कहता है प्रोबेबिलिटी दैट P इंटू Q इज अ मल्टीपल ऑफ 67, 67 का मल्टीपल। अब ये सारे हैं तो प्राइम नंबर्स ही ना, तो जहां जहां 67 है वहीं 67 का मल्टीपल होगा। जैसे यहां पे, यहां पे, यहां पे और यहां पे, इन चार केसेस में 67 का मल्टीपल बनेगा। क्योंकि देखो 67 इंटू 101 करोगे, 67 इंटू 103, 67 इंटू 113, 67 इंटू 131, तो ये चारों नंबर 67 के मल्टीपल्स बनेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4C1 यानी कि 4/3, 4/20 यानी कि 1/5। सो पहले केस में प्रोबेबिलिटी 1/5 किस किस की आ गई, बोलो यार, शाबाश, बहुत बढ़िया। दूसरे केस की बात करते हैं, प्रोबेबिलिटी, यहां पे 1/5 आ गई प्रोबेबिलिटी। कहता है प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस बिटवीन P एंड Q इज अ मल्टीपल ऑफ 10। P और Q के बीच का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 10 कब होगा, P और Q के बीच का डिफरेंस मल्टीपल ऑफ 10 कब होगा, जब यूनिट डिजिट सेम होगी, यूनिट डिजिट सेम होगी। डिफरेंस में जीरो कब आता है, देखो कोई भी नंबर 10 का मल्टीपल कब होता है, कोई भी नंबर 10 का मल्टीपल तब होता है जब उसका यूनिट डिजिट जीरो होता है। और यूनिट डिजिट जीरो कब आता है डिफरेंस निकालने पे, जब दोनों नंबर के यूनिट डिजिट सेम होते हैं। मान लो 53 83 या 74 84 या 74 104 या फिर 76 136, जब यूनिट डिजिट दोनों का सेम होगा ना, तभी डिफरेंस निकलने पे जीरो आएगा और तभी वो 10 का मल्टीपल होगा। तो आप बस ये देख लो कि किस किस केस में यूनिट डिजिट सेम है। मुझे दिखाई दे रहा है एक तो यूनिट डिजिट यहां पे सेम है, मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक तो यूनिट डिजिट यहां पे सेम है और इसके अलावा यूनिट डिजिट यहां पे सेम है। इन दो जगहों पे यूनिट डिजिट सेम दिख रहा है मेरे को, और इसके अलावा, और इसके अलावा, अलावा 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 कहीं पे भी यूनिट डिजिट सेम नहीं है। और सिर्फ इन दो केसेस में यूनिट डिजिट सेम है, बस यहीं पे ही डिफरेंस आपका आएगा 10 का मल्टीपल। और डिफरेंस आपका 10 का मल्टीपल आएगा तो बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा। भैया दो ही केसेस में ऐसा पॉसिबल है 20 केसेस में से। सो ये आ गया 2/10, 2/20 यानी कि 1/10। सो इधर प्रोबेबिलिटी आ गई 1/10, मीन्स ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो 0.2 इज ग्रेटर देन 0.1, क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। टेंशन मत लो, धागा खोल के रख दूंगा, पूरा मेंस का धागा खोल दूंगा, टेंशन मत लो, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। अमर और विवेक ने ट्रैवल करना है ए से बी वाया सी, ए से बी ट्रैवल करना है, वाया सी ट्रैवल करना है, ठीक है। सो अमर ट्रैवल करता है ए से सी 4 घंटे लगते हैं, सी से बी 5 घंटे लगते हैं। विवेक ट्रैवल करता है ए से सी से ए, फिर ए से सी, इसमें इसको 7 घंटे लगते हैं, एंड फ्रॉम सी टू बी इन 5 आवर्स, ठीक है।
ओके, ए टू सी जाता है, फिर सी टू ए जाता है, और फिर देन ए टू सी। ठीक है, ए टू सी, सी टू ए टू सी। एवरेज स्पीड सेम है इस जर्नी की। बताओ, क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ क्या आंसर होगा। एकदम मजेदार सवाल है। मैं कराऊं? मैं कराऊं? मान लो ये जो डिस्टेंसेस है ना, जल्दबाजी में हम पता क्या करते हैं, हम सेम मान लेते हैं सिचुएशन सारी की सारी। हम सिचुएशंस जो है ना सेम एज्यूम कर लेते हैं। जरूरी नहीं होता कि भैया सेम ही हो, मैंडेटरी नहीं होता ये कि भैया लेंथ जो है बीच में बराबर बराबर ही हो। हमारी एक बुरी आदत है, हम ऐसे ही मान लेते हैं। हम मान लेते हैं कि लेंथ जो होगी ना बीच में, ये जो पॉइंट है सी, तो लेंथ तो बराबर ही होगी। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। मान लो ये सी पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, सॉरी ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ऐसा है, ये सिचुएशन आपको दी हुई है। ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान से। हम मान लेते हैं कि ये जो दूरी है ना, ये दूरी है x, या x मान लो, xy दिया हुआ क्वेश्चन में, आप a मान लो इसको, या फिर m मान लो। ये डिस्टेंस m है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है वो है n, ये n डिस्टेंस है। m और n डिस्टेंस है। क्या बात क्लियर है इतनी? m और n डिस्टेंस है। ठीक है, दो लोगों ने अलग अलग तरह से डिस्टेंस ट्रैवल किया है। सबसे पहले अमर आया, अमर ने a से c गया, फिर c से b गया, a से c गया, फिर c से b गया। a से c गया मतलब m ट्रैवल किया, फिर c से b गया मतलब n ट्रैवल किया, m प्लस n ट्रैवल किया। ठीक है, a से c गया, फिर c से b गया। इसमें इसको 4 घंटे प्लस 5 घंटे यानी कि 9 घंटे लगे। 4 घंटे प्लस 5 घंटे यानी कि 9 घंटे लगे। उसके बाद दूसरा पर्सन आया, विवेक। विवेक का बड़ा क्लासिक है, बड़ा घूम रहा है विवेक। ये अमर है, विवेक आया, फिर विवेक ने क्या किया, विवेक गया पहले a से c, फिर c से a से c गया, फिर c से a वापस आया, फिर उसके बाद दोबारा a से c गया, a से c गया मतलब फिर से m, और फिर क्या किया उसने, फिर c से b गया, c से b गया मतलब n। तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया, 3m प्लस n, 3m प्लस n डिस्टेंस कवर किया। ओके बॉस, 3m प्लस n डिस्टेंस कवर कर दिया, और उसमें उसको 7 घंटे प्लस 5 घंटे यानी कि कितना टाइम लग गया, 7 घंटे प्लस 5 घंटे यानी कि 12 घंटे लग गए। ओके बॉस, अब इस पूरी की पूरी सिचुएशन में कहता है कि दोनों के लिए जो एवरेज स्पीड है वो सेम है। एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चे? अब कई बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, कई बच्चे गलती करते हैं, मान लेते हैं सर वो गया है m का डिस्टेंस, वापस भी m के डिस्टेंस गया है, तो बराबर डिस्टेंस हुआ, बराबर टाइम लगेगा। उसने ये नहीं लिखा कि वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसने लिखा ही नहीं है कि वो सेम स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। तभी तो एवरेज स्पीड देने की कंडीशन आई है, नहीं तो एवरेज स्पीड देता ही ना वो पूरे होल जर्नी की। मतलब वो अलग अलग स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे ए से सी किसी और स्पीड से जा रहा है, सी से ए किसी और स्पीड से, सी से बी किसी और स्पीड से। तो स्पीड कांस्टेंट है ही नहीं, हर एक टुकड़ों की स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड सेम नहीं रख सकते आप यहाँ पे। ठीक है, अब एवरेज स्पीड सेम है वो कह रहे हैं। एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। एवरेज स्पीड सेम है, मतलब हम ये बात बोल सकते हैं एवरेज स्पीड इज सेम, मतलब टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम इज सेम।
आप इसको कन्वेंशनली करना चाहो ना, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर आप कन्वेंशनली नहीं कराते बेसिक से, मैं तो करा देता हूं, मैं तो कभी मना नहीं किया, हर बार दोनों तरीके बताता हूं मैं तो। पहले वाले की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दूसरे वाले की एवरेज स्पीड, ठीक है, पहले वाले की एवरेज स्पीड इज इक्वल टू दूसरे वाले की एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड, तो m प्लस एन बाय 9 इज इक्वल टू 3m प्लस एन टोटल डिस्टेंस बाय 12, ठीक है। बस इसको सॉल्व कर लो आप, 3 3 9 3 चौके 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 9m प्लस 3n, ये m उधर भेज दो 5m, ये इधर भेज दो 4n, तो m बाय n क्या आ गया, m बाय n आ गया 1/5, m बाय n क्या आ गया 1/5। अब ऐसे कर लेते या ऐसे कर लो, एवरेज स्पीड अगर कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड अगर कांस्टेंट है, एवरेज स्पीड अगर सेम है, तो जो डिस्टेंस की रेशियो होती है उससे उलट होती है टाइम की रेशियो, और जो टाइम की रेशियो होती है, टाइम की रेशियो क्या है 3:4, तो इन दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी 4:3, 4:3 आ जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहां पे भी वही चीज बनने वाली है, ठीक है, यहां पे भी वही चीज बनने वाली है, 3/4 4/3, इसमें कुछ अलग कर दिया क्या मैंने, सही है, अरे सही है, उल्टी रेशियो क्यों होगी, सेम होगी, मेरा ध्यान कहाँ चला गया एकदम से, डिस्टेंस है ना, मैं थोड़ा सा भटक गया था, दिमाग में ध्यान किसी और तरफ चला गया था मेरा। जब स्पीड ही सेम है तो डिस्टेंस और टाइम की सेम ही रेशियो होने वाली है, ठीक है, और डिस्टेंस सेम होता तो अपोजिट रेशियो होती है। अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इधर से भी m बाय n जो आएगा वो 1/5 आएगा, m बाय n जो आएगा वो 1/5 आएगा, बहुत बढ़िया। सो m बाय n 1/5 आ गया, m बाय n, पर इधर अगर आप देखोगे ना ध्यान से, उसने बोला है कि a टू c और c टू b की रेशियो जो है ना वो x/y है, हमने उसी को m और n मान लिया था, तो रेशियो आ जाएगी 1/5। x और y की रेशियो क्या आ रही है 1/5, x और y की रेशियो क्या आ रही है बच्चे, x और y की रेशियो क्या निकाली तुमने 1/5, x और y की रेशियो 1/5, मतलब यहां से मैं कह सकता हूं x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्या कहते हैं, नंबर y इज द कॉमन डिफरेंस एंड 3y, कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू जो है ना, d की वैल्यू है नंबर y यानी कि 5, कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहा है, एंड 3y माइनस x इज द अरिथमेटिक सीरीज। 3y 3 पंजे 15, 15 माइनस 1 14, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म है 14 और d है 5, ओके। फाइंड द सम ऑफ 43 टर्म्स, 43 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज, 43 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक सीरीज मतलब S43 बताना है आपने। तो n/2 फॉर्मूला बताया हुआ है, n/2 इंटू 2a 14 का डबल प्लस n-1 यानी कि 42 इंटू d मतलब 5, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो बस। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, तो 2 से काटा 14, 2 से काटा 21, 21 पंजे 105, 105 प्लस 14, 105 प्लस 14 यानी कि 119, सो 43 इंटू 119 विल बी योर आंसर, 43 इंटू 119 विल बी योर आंसर। कितना आ रहा है 5 एक एक साथ, 5 एक एक साथ आपका आंसर आ गया। मजा आया? तो एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को लाइक कर दो, कैसा लगा आपको सेशन ये भी बताना, शेयर कर दो हर तरफ, बता दो मुझे मजा आया कि नहीं आया। आप सभी के लिए एक छोटा सा सवाल आप सभी को दे रहा हूं मैं, देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर बता पाएंगे। ऐसा क्वेश्चन हमने 2-3 दिन किया है, तो मैं तभी आपको दे रहा हूं, यूं नहीं दे रहा मैं, ऐसा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं 2-3 दिन। तो मुझे ये चैलेंज क्वेश्चन भी कहना है आपको, ठीक है। बहुत सिंपल, ध्यान से रीड करना, बहुत सिंपल है, और उसी हिसाब से आपने रिलेशन बताना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी हिसाब से आपने रिलेशन बताना है, सॉल्व करना है, रिलेशन बताना है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हर एक बच्चे से, ठीक है। और
आप में से जो भी बच्चा अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेने के लिए प्लानिंग कर रहा है, आप ले लो अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन। बहुत ही बढ़िया आपके 2 गजब के कोर्सेज आने वाले हैं, बहुत ग्रैंड वाले कोर्सेज आने वाले हैं अनअकैडमी पर। आप आओ, पढ़ो और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे स्तर पे लेके जाओ। एक फाउंडेशन वाला कोर्स है और एक मेंस लेवल कोर्स है। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपने इस कोड का इस्तेमाल करना है TT20। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इससे आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऊपर से मैं ट्रैक भी कर पाऊंगा कि आपने सब्सक्रिप्शन किस कारण से ली है, कौन से कोर्स के लिए ली है, क्या ली है। वैसे तो सबकी एक्सेस मिलेगी आपको, बट TT20 कोड लगाएंगे तो मुझे पता लग जाएगा। सो मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा? एक कमेंट ड्रॉप कर देना। आंसर भी आप ये भी बता देना आंसर कैसा है, क्या आंसर है, और एक कमेंट और ड्रॉप कर देना सेशन को लेके कि कैसा लगा, ठीक है। और कल आपके लिए एक शॉर्ट्स वीडियो डाली थी मैंने RBI असिस्टेंट वाली, वो देख ली आपने? वो भी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।